गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे थर्ड पेपर जो बीएससी पार्ट थर्ड का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो सबसे पहले है ये कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जो एनालिसिस है, जिसे कहते हैं सर्किट एनालिसिस, वो किस तरह से होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर सर्किट्स के एनालिसिस के लिए कुछ थ्योरम्स हैं वो करेंगे, और सर्किट को किस तरह से एनालाइज करके रिजल्ट दिए जाते हैं वो यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स, रेखिक और अरेखिक परिपथ। रेखिक जिसमें आप समझते हैं कि सीधी लाइन, और अरेखिक जिसमें सीधी लाइन ना हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिन परिपथों में प्रतिरोध, प्रेरकता, धारिता आदि लगे हुए होते हैं, यदि मान लीजिए वोल्टता और करंट का जो ग्राफ है वो एक सीधी लाइन हो, तो हम इससे ऐसे सर्किट को एक लीनियर सर्किट या लीनियर परिपथ कह देते हैं। ये तभी संभव है जब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो वोल्टता के साथ या करंट की वैल्यू के साथ चेंज ना हो। वहीं ऐसे परिपथ भी हैं जिनमें जो अवयव हैं उनके, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वोल्टता और धारा के मान जो है वो सरल रेखा नहीं होती, तो वो अरेखिक परिपथ जो है वो कहलाते हैं। इनमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो इम्पीडेंसेस के मान हैं वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अब है इनएक्टिव एंड एक्टिव सर्किट। इनएक्टिव यानी निष्क्रिय। तो ऐसा जो सर्किट है जिसके अंदर कोई विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत ना हो, वो निष्क्रिय परिपथ होगा। और जिसमें विद्युत वाहक बल या कोई बैटरी वगैरह मौजूद हो तो वो जो है वो क्रियाशील परिपथ कहलाएगा। स्रोत जो है ये दो तरह के होते हैं, एक जिसे कहते हैं वोल्टता स्रोत और दूसरा होता है धारा स्रोत। वोल्टता स्रोत जिसमें से निकलने वाली जो वोल्टता है वो स्थिर रहती है, और जो करंट सोर्स है जिसमें से निकलने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू स्थिर रहती है। लेकिन आदर्श रूप से हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल स्रोत होते हैं उसमें जैसे ही आप किसी स्रोत से ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देते हो तो उससे मिलने वाली वोल्टता जो है वो गिर जाती है। ऐसे ही जब किसी स्रोत से आप करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस में से पास करना चाहोगे तो भी करंट की वैल्यू जो है वो गिर जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे परिभाषाएं देख रहा हूँ, आदर्श वोल्टता स्रोत किसे कहना चाहिए और आदर्श करंट सोर्स किसे कहते हैं। तो आदर्श सोर्स वह होता है जिससे संबंधित भार पर निर्भर नहीं करते और उसके टर्मिनलों के बीच वोल्टता जो है वो स्थिर बनी रहती है। यानी वो चाहे उसके सिरों पे वोल्टता स्थिर बनी रहती है, लोड पे ये डिपेंड नहीं करती, लोड या ज़्यादा हो चाहे कम हो। धारा स्रोत में भी यही है कि लोड जो है उसके मान चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उससे निकलने वाला करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल स्रोत जो हैं वो ऐसे नहीं होते, लेकिन ये आदर्श स्रोतों की परिभाषाएं हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि यदि आपके घर के अंदर मान लीजिए कोई गीज़र लगा है या कोई ऐसी अप्लायंस है जिसमें पावर लोड ज़्यादा है, तो जैसे ही वो ऑन करते हैं तो घर की वोल्टेज जो है वो गिर जाती है। तो गिरने की वजह यही है कि जो स्रोत है वो आइडियल नहीं है। करंट जब आप ज़्यादा लोगे तो उससे मिलने वाली वोल्टता जो है वो गिर जाती है।
अब देखिए कि इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस, इनकी परिभाषाएं किस तरह से दी जाती हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस जो होती है वो निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात है, जबकि जो आपका स्रोत है उसको आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दिया गया हो, कि जब स्रोत के स्थान पर आंतरिक प्रतिबाधा लगा दी जाए तो निर्गत टर्मिनलों पर संबंधित जो प्रतिबाधा है वो निर्गत प्रतिबाधा कहलाती है। इसी तरह से इनपुट जो प्रतिबाधा है वो इनपुट टर्मिनल की वोल्टता और इनपुट करंट का अनुपात होती है। इस स्थिति में आपको लोड जो है वो लगा के रखना है। जाल या पाश ऐसा निकाय जिसमें कई प्रतिरोध, धारिता, डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्टता स्रोत आदि जुड़े हुए हों उसको जाल कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। बाइलैटरल नेटवर्क ऐसे जो नेटवर्क हैं जो दोनों दिशाओं में संचालन संभव हो उसे बाइलैटरल नेटवर्क कहते हैं। जिसमें एक ही दिशा में संचालन होता हो यूनिलैटरल नेटवर्क कहते हैं। जैसे डायोड में करंट जो है वो एक ही दिशा में जाता है तो वो यूनिलैटरल नेटवर्क है। नोड या जंक्शन विद्युत परिपथ में जब दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों उस बिंदु को नोड कहते हैं। ब्रांच किसे कहते हैं? किसी जाल में धारा का मान स्थिर रहता है, किसी जाल में धारा का वह पथ जिसमें धारा का मान स्थिर रहता है शाखा कहलाता है। लूप विद्युत परिपथ का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं से निर्मित होता है, इसको आप लूप या पाश कह देते हैं। अब यहाँ पर हम आपसे चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि टी और पाई जो नेटवर्क्स हैं और उनकी समतुल्यता किस तरह की है। तो टी नेटवर्क किसे कहते हैं कि जिसमें ये जो फिगर बनाया गया है 3 इम्पीडेंस हैं Z1, Z2, Z3 और दूसरे में है ZA, ZB और ZC। ये एक साइड में टर्मिनल 1, 1 कहा है, दूसरे टर्मिनल में 2, 2 कहा है। तो यदि आकृति टी के प्रकार की है तो पहले इस नेटवर्क को कह देते हैं टी नेटवर्क, और दूसरा जो है ये पाई नेटवर्क है। इसमें पाई की आकृति सर्किट के हिसाब से आप देख रहे हैं बन रही है। अब देखिए इनकी तुल्यता कि सर ये दोनों तुल्य हो सकते हैं, कैसे होंगे? उसके लिए जो 1, 1 टर्मिनल है और या 1, 2 टर्मिनल है या 2, 2 टर्मिनल के मध्य जो प्रतिबाधाएं हैं वो दोनों की बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर हैं तो हम कहेंगे कि दोनों जो है वो समतुल्य हैं। तो Z11 जो है वो Z1 प्लस Z3, ये आप देखिए पहले सर्किट के अंदर कि एक और एक के बीच में प्रतिबाधा कितनी है Z1 प्लस Z3, क्योंकि Z2 यहाँ पे रोल में नहीं आएगा। जबकि Z11 दूसरे से कितनी आएगी उसमें आप देखिए Z11 जो दूसरे सर्किट से आ रही है वो ZA एक साइड में है और ZB और ZC दोनों सीरीज में है। ZB ZC सीरीज में होने से ZB प्लस ZC हो गया, और ये जो ZB ZC है वो ZA के साथ समानांतर है। तो Z11 का मान जो आएगा वो ZA ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये Z11 की वैल्यू है पाई नेटवर्क से। इसी तरह से 1, 2 1 से 2 के बीच जो इम्पीडेंस है वो Z1 प्लस Z2 देख रहे हैं आप पहले फिगर के अंदर, यानी टी नेटवर्क के अंदर। पाई के अंदर जो आएगी ये ZB तो आएगा यहाँ पर 1 और 2 के बीच, और साथ में ZA और ZC का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका यदि आप हिसाब करोगे तो ZB ZA प्लस ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC। Z22 जो है वो भी इसी तरह से निकालिए Z2 प्लस Z3 से। ये तो पहले नेटवर्क से हो गया, लेकिन दूसरा जो पाई नेटवर्क है उसमें देखिए Z22 जो आएगा वो ZC एक तरफ है और ZA और ZB दूसरी तरफ है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ZC ZA प्लस ZB और ZA प्लस ZB प्लस ZC, तो ये हो गया Z2 प्लस Z3 के बराबर। अब देखिए कि इन तीनों इक्वेशन से आप Z1 Z2 और Z3 का मान निकाल सकते हो ZA ZB ZC की टर्म्स में। तो आप इन तीनों में से को जोड़ करके और तीसरी को कम कर दीजिए तो Z1 का मान आ जाएगा, ऐसे Z2 का आ जाएगा और Z3 का मान भी आ जाएगा। अब उल्टा भी कर सकते हैं
कि जेड ए जेड बी जेड सी की वैल्यू भी Z1 Z2 Z2 Z3 के टर्म्स में निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन देखिए, Z2 Z3 का देखिए, Z3 Z1 का देखिए। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये जेड ए जेड बी जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी होगा। जेड ए इज इक्वल टू, अब जेड ए कैसे निकलेगा, आप डिवाइड कर दीजिए। आप इन समीकरणों में यदि आप देखें Z2 से यदि डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, ये जो लिखा हुआ है, तो आपको ZA मिल जाएगा। इसी तरह से ZB भी मिल जाएगा और ZC भी मिल जाएगा। तो ये तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आप ZA ZB ZC की टर्म्स में Z1 Z2 Z3 को लिख सकते हैं। अब एक और बात है यहाँ पर कि सर सममित टी और पाई जाल किसे कहते हैं और उसकी लाक्षणिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं। यदि मैं यहाँ पर कि जो टी जाल है उसमें पहली प्रतिबाधा Z1 को हाफ Z1 लिख दिए, दूसरे को भी हाफ Z1 और नीचे वाली को Z2 कह दें, तो ये जो है वो सममित टी जाल कहलाता है। इसी तरह से दूसरे के अंदर Z1 ऊपर लिख दीजिए और नीचे दोनों 2Z2 कर दें, तो ये सममित पाई जाल जो है वो कहलाता है। अब देखिए कि सब सममित जो टी जाल है या पाई जाल है, इसकी लाक्षणिक प्रतिबाधा क्या है कि सब आउटपुट जो है 3 और 4 के बीच, आउटपुट जो 3 और 4 के बीच जो लोड है वो इतना होना चाहिए जितना कि 1 और 2 के मध्य है। यानी किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क की लाक्षणिक प्रतिबाधा वह भार होता है कि जिसके 3 और 4 टर्मिनल के मध्य जो संबंधित करने पर टर्मिनल 1 व 2 के मध्य प्रतिबाधा का मान भार के तुल्य हो जाता है। टी जाल के लिए 1 और 2 के मध्य जो प्रतिबाधा है वो आप देखिए ZOT जुड़ा हुआ है, तो वो आएगी हाफ Z1 प्लस Z2 हाफ Z1 प्लस ZOT अपॉन हाफ Z1 प्लस Z2 प्लस ZOT। ये कैसे आया कि 1 और 2 के बीच के सब Z1 है और ये हाफ Z1 और ZOT ये सीरीज़ में है, लेकिन ये Z2 के साथ पैरेलल में है, तो ZOT का मान इतना आएगा। सरल करें यदि आप इस इक्वेशन को 1-2 स्टेप के अंदर, ZOT बराबर आएगा Z1 Z2 अपॉन Z1 स्क्वायर अपॉन 4। ये है स्क्वायर रूट, ये है लाक्षणिक प्रतिबाधा का मान T प्रकार का यदि नेटवर्क है तो। इसी तरह से आप देखिए पाई प्रकार का यदि जाल है तो 3 और 4 के बीच प्रतिबाधा जो आएगी, 3 व 4 के बीच प्रतिबाधा, 3 और 4 कौन से, ये वाले पॉइंट्स, कौन सी है प्रतिबाधा 3 और 4 के बीच, ZO पाई। ये जो प्रतिबाधा है ZO पाई जो प्रतिबाधा है वो 1 और 2 की प्रतिबाधा के बराबर होनी चाहिए। तो इस सर्किट को आप सॉल्व कीजिए, 3 और 4 के बीच निकालिए, फिर 1 और 2 के मध्य कुल प्रतिबाधा कितनी आएगी, हल करें, उसका मान जो है वो Z1 Z2 अपॉन ZOT इसके बराबर आएगा। यानी ZO पाई जो है वो Z1 Z2 अपॉन ZOT जो कि Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4 इसके बराबर आएगा। तो ये है लाक्षणिक प्रतिबाधा का मान पाई प्रकार के नेटवर्क के लिए। अब टी जाल के लिए ये जो लाक्षणिक प्रतिबाधा है ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है। Z ओपन सर्किट जो आएगी, Z 1 व 2 के मध्य प्रतिबाधा है जबकि 3 और 4 खुले हुए हो, तो Z ओपन सर्किट आएगी हाफ Z1 प्लस Z2। और जब 3 और 4 शॉर्ट सर्किट हो यानी लघुपतित हो तो ZSC जो आएगा हाफ Z1 प्लस 1/2 Z1 Z2 अपॉन हाफ Z1 प्लस Z2। अब आप इनको दोनों को यदि सॉल्व करो तो ZOC ZSC इज इक्वल टू ZOT स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर पॉइंट 4 इसके बराबर है। ZOT इज इक्वल टू ZOC ZSC ये स्क्वायर रूट के बराबर है, यानी ओपन जो है वो वोल्ट इम्पीडेंस जो है वो इसके बराबर ही आएगी। तो ये है टी और पाई प्रकार का जो नेटवर्क्स हैं वो और उनका आपस में इक्विवेलेंस या उसके सममित टी और पाई नेटवर्क किस तरह के आप बनाते हैं।